हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जैसे इन क्लासेज में। तो आप सभी पहले फर्स्ट यूनिट जो कि रासायनिक अभिक्रिया एवं हमने समीकरण के बारे में देखा। देन उसके बाद में हमने क्षार और लवण के बारे में देखा और हम क्लास 10th की जो थर्ड यूनिट है धातु एवं अधातु इसके बारे में देखेंगे। इससे पहले की जो हमने 2 वीडियो अपलोड की है वो आपके समझ में आई होगी। इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं थर्ड यूनिट धातु एवं अधातु। तो हमने धातु और अधातु क्या होती है उनके बारे में हम जानेंगे। तो तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया है। तो जो एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में उनको हमने तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर, तो तत्वों को उनके गुणधर्मों जैसे प्रॉपर्टी के आधार पर इन्हें धातु और अधातु में क्लासिफाइड किया गया है। तो हम धातु के कुछ उदाहरण देखते हैं जैसे कि आयरन। तो आयरन क्या होता है? लोहा क्या होता है? धातु होती है। एल्यूमिनियम इसी प्रकार ये भी क्या होती है? धातु होती है। लोहा भी कैसा होता है? धातु होता है। जबकि चांदी ये भी क्या होती है? धातु होती है। और कॉपर भी क्या होती है? एक तरह से धातु होती है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट देखते हैं अधातु के कुछ उदाहरण। तो अधातु के कुछ उदाहरण होते हैं जैसे हाइड्रोजन, देन नाइट्रोजन और सल्फर और ऑक्सीजन, ये अधातु होती है। तो हम धातु और अधातु में सबसे पहले अंतर स्पष्ट करते हैं कि धातु और अधातु होती क्या है, इनको इनके वर्गीकृत किस उनके गुणधर्मों के आधार पर किया गया है। तो धातु तो हमने जाना जैसे आयरन, एल्यूमिनियम और चांदी और कॉपर। जबकि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन ये धातु और अधातु किस प्रकार से हैं, हम इन्हें कैसे पहचाना जाता है। तो इनको सबसे पहले देखते हैं। तो धातु के कुछ उदाहरण में जैसे धातु क्या होती है? तो धातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। तो धातु के ऊपर ज्यादातर क्या होता है? धातु के ऊपर जैसे आयरन Fe+2 होता है। ये क्या करेगी? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। तो ये क्या करती है? तो ये इलेक्ट्रॉनों को लेने का कार्य करती है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि धातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। तो इनमें आपको अंतर समझ में आ गया होगा धातु और अधातु में। तो धातु क्या करती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। जबकि जो अधातु होती है ये क्या करती है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। जैसे हमने ऑक्सीजन के ऊपर देखा तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है? -2 चार्ज होता है। तो ये क्या कर सकती है? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकती है। इसी प्रकार नाइट्रोजन, इसके ऊपर भी क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर ये दे सकता है। तो धातु क्या होती है? धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। जबकि अधातु होती है वो क्या करती है? इलेक्ट्रॉनों को क्या करती है? ये त्याग करती है। तो हमने देखा कि तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु अधातु में वर्गीकृत किया गया है। तो धातु के हमने कुछ उदाहरण देखे जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, चांदी और कॉपर। तो ये क्या करती है? तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। और अधातु में हमने देखा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर और ऑक्सीजन। देन इसके बाद में हम इनके बारे में देखेंगे। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। धातु और अधातु के जो भौतिक गुणधर्म हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो धातु और अधातु के हम गुणधर्म के बारे में देखते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स या मेटलॉइड्स। तो हम सबसे पहले देखेंगे उनकी धात्विक चमक। तो धातुओं में तो क्या होती है? उनकी सतह पर जो उनकी सतह होती है वो क्या होती है? चमकदार होती है। जबकि अधातुओं में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जो आयोडीन होती है ये एकमात्र ऐसा अपवाद है जो क्या होती है? अधातु होते हुए भी क्या होती है? चमकदार होती है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि धात्विक चमक से हम समझ गए होंगे जैसे धातु देखी होगी आपने जैसे लोहे की, तो उसकी जो सतह होती है वो कैसी होती है? चमकदार होती है।
इसी प्रकार हम देखते हैं कि कठोरता की बात करते हैं तो कठोरता, तो धातु सामान्यतः क्या होती है, कठोर होती है, लेकिन इनमें भी कुछ अपवाद है, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो धातु होती है क्या होती है, मुलायम होती है, जिन्हें हम आसानी से चाकू के माध्यम से भी इन्हें काटा जा सकता है। तो ये कुछ अपवाद होते हैं। इसी प्रकार हम अधातुओं में देखते हैं कठोरता के बारे में, तो ये क्या होती है, अधिक कठोर नहीं होते, ये ज़्यादातर क्या होती है, अधिक कठोर नहीं होती है। लेकिन कार्बन का एक अपर रूप है हीरा, जो कि प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ होता है। इसी प्रकार हम इनके रूप के बारे में देखते हैं, तो जब इनके रूप के बारे में देखते हैं तो इनके क्या होता है, रूप एक तरह से फॉर्म के रूप में देखते हैं। तो ये जो फॉर्म होती है इनकी, जैसे ठोस, द्रव, गैस, इनके आधार पर देखते हैं। तो जो धातु होती है वो क्या होती है, जो कमरे का टेम्परेचर होता है, जो कमरे के टेम्परेचर पे तो क्या होती है, ये ठोस रूप में पाई जाती है। जबकि अधातु होती है, ये क्या करती है, या तो ठोस में पाई जाती है या फिर गैसीय रूप में ये पाई जाती है। तो हमने रूप के बारे में देखा, तो धातु होती है जो कमरे के जो टेम्परेचर होता है उस पर कैसे पाई जाती है, सामान्यतः ठोस पाई जाती है। जैसे आयरन, ये कैसा होता है, ठोस होता है। एल्यूमिनियम भी कैसे होती है, ठोस होती है। चांदी, कॉपर, ये एक तरह से धातु ये ठोस होती है। जबकि हम देख रहे थे कि अधातु ठोस या गैसीय अवस्था में पाई जाती है। तो जो अधातु हम देखते हैं कि हाइड्रोजन होती है, वो क्या किस में पाई जाती है, गैसीय अवस्था में पाई जाती है। हाइड्रोजन भी गैसीय अवस्था में पाई जाती है, गैसीय अवस्था में ये पाई जाती है। सल्फर और ऑक्सीजन जो कि गैसीय अवस्था में ही पाई जाती है। अब हम आघात वर्धीयता की बात करते हैं। तो आघात वर्धीयता से मतलब हम समझ सकते हैं कि किसी वस्तु को हम जैसे पीट कर उनको चादरों के रूप में परिवर्तित करना ही क्या होता है, आघात वर्धीयता का इसमें ये गुण होता है। तो धातु में तो क्या होता है, ये सामान्यतः धातुओं में तो ये जो गुण पाया जाता है, पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जबकि अधातुओं में जो आघात वर्धीयता होती है वो नहीं पाई जाती है। अधातु में ज्यादातर क्या होती है, गैस पाई जाती है, जिनको हम पीट कर चादरों के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये आघात वर्धीयता का ये इसमें गुण नहीं होता है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो तन्यता से हम समझ सकते हैं कि किसी धातु को या वस्तु को हम जैसे खींचकर लंबा करना, वही क्या होती है, तन्यता का इसमें गुण पाया जाता है। तो धातुओं में हमें तन्यता का गुण देखने को पाया जाता है। तो धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है, जबकि जो अधातु होती है वो तन्य नहीं होती है। मतलब इन्हें अधातुओं को हम पतली तार के रूप में नहीं खींच सकते। अधातु जैसे ऑक्सीजन है तो इसको हम नहीं खींच सकते, जबकि जो धातु होती है जैसे कॉपर, इसको हम पतली तार के रूप में कह सकते हैं। चांदी को हम पतली तार के रूप में कह सकते हैं। एल्यूमिनियम होती है, इसको भी हम पतले तार के रूप में, और आयरन होती है, इसको भी हम पतले तार के रूप में खींचकर लंबा किया जा सकता है। तो इनमें जो गुण पाया जाता है वो धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, जबकि अधातुओं में ये गुण नहीं पाया जाता। इसी प्रकार हम इनमें धातुओं में बात करते हैं कि विद्युत के ऊष्मा के चालक के आधार पर, तो जो धातु में क्या होती है, सुचालक होती है। सुचालक क्यों होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का क्या करती है, ये ग्रहण करती है। और जबकि क्या होता है, जैसे शीशा, इनमें भी कुछ अपवाद है, जैसे शीशा, मरकरी, और ये क्या होती है, कुचालक होती है। इसी प्रकार हम अधातु में देखते हैं। तो अधातु में क्या होती है, जैसे कुचालक होती है। तो इसमें जैसे ऑक्सीजन होती, नाइट्रोजन होती और हाइड्रोजन होती है। एक तरह से क्या होती है, अधातु होती है जो कुचालक होती है। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है ये क्या होता है, ये सुचालक होता है। इसी प्रकार हम घनत्व, डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। तो जो धातुओं का घनत्व और अधातुओं के घनत्व के बारे में बात करते हैं। तो जो सामान्यतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक होता है धातुओं का। तो हम धातुओं के बारे में बात करते हैं। तो धातुओं को क्या होता है, अधिक घनत्व और उच्च गलनांक होता है। तो इनका जो उच्च गलनांक से हम मस्त समझ सकते हैं कि जो घनत्व, इनका जो डेंसिटी होती है वो तो अधिक होती है, लेकिन जो इनका हाई गलनांक होता है। जबकि जो अधातु होती है उनका तो क्या होता है, घनत्व और गलनांक दोनों क्या होते हैं, लेस होते हैं, कम होते हैं। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि सोडियम एवं पोटेशियम का जो घनत्व
तथा गलनांक क्या होता है तो कम होता है। तो ये क्या होते हैं धातुओं में एक अपवाद की श्रेणी में आते हैं। तो इनके जो सोडियम व पोटेशियम ये क्या कहते हैं इसके एक्सेप्शन होते हैं। यानी अपवाद। इसी प्रकार हम ध्वनिक मतलब साउंड के बारे में बात करते हैं। तो साउंड तो धातुओं में क्या करते हैं उनकी धातुओं की जो कठोर सतह से टकराने पर, तो हमने जैसे किसी लोहे पर हम किसी छड़ को या फिर किसी अन्य धातुओं से जब हम उन्हें मारते हैं या फिर उनसे टकराते हैं तो हमें उनसे ध्वनि पैदा होती है। जबकि ये अधातु होती है इनमें ये गुण नहीं पाया जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि धातुओं में कठोर सतह से टकराने पर आवाज पैदा होती है, जबकि अधातुओं में ये नहीं पैदा होती है। तो हम कह सकते हैं कि धातुओं में कठोर सतह से टकराने पर आवाज पैदा होती है, मतलब धातुओं में जो ध्वनिक का गुण पाया जाता है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि इसका नेक्स्ट पॉइंट ऑक्साइड के बारे में बात करते हैं। तो अधिकतर धातुएं होती है वो क्या करती है क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, जबकि अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। तो अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड और जो धातुएं होती है वो क्या करती है क्षारीय ऑक्साइड ये बनाती है। तो इसमें देखते हैं जैसे MgO, तो ये क्या होती है क्षारीय ऑक्साइड होती है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, जबकि जो अधातु अम्लीय माध्यम में जो ऑक्साइड बनाती है वो क्या होता है सल्फर डाइऑक्साइड होता है। देन इसके बाद में हम इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके बारे में बात करते हैं कि धातुओं के जो रासायनिक गुणधर्म, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में बात करते हैं हम। तो इनमें देखते हैं हमने अभी देखा था फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, जो कि कठोरता, रूप और आधार वर्णीयता और तन्यता और विद्युत के हम और ऊष्मा के चालक। देन उसके बाद में इसमें घनत्व और हमने साउंड और देन ऑक्साइड के बारे में हमने इसके बारे में इसमें देखा है। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या होता है जो मेटल्स होती है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके धातु ऑक्साइड तो मेटल ऑक्साइड बनाती है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें जब धातु यानी मेटल से ऑक्सीजन की जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो इससे हमें धातु ऑक्साइड जो कि मेटल ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। तो हमें जो धातु प्लस में ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करवाते हैं तो इसमें धातु ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। देन इसमें हम कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं। तो हम कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ में करवाते हैं तो हमें कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो जो हमें ये जो आपको ये इक्वेशन है ये क्या है सरल इक्वेशन है, मतलब ये समीकरण है जो संतुलित समीकरण है। तो इसमें हमें क्या प्राप्त हो रहा है ये कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड जो कि कैसा होता है कलर में ये ब्लैक होता है, काला होता है। देन इसी प्रकार जब हम एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम मैग्नीशियम के ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। जब देखते हैं कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ में अलग अलग तरह की अभिक्रिया दिखाती है, तो ये जो सभी अभिक्रिया है क्या रहेगी दो अभिकारक या क्रियाकारक मिलकर क्या कर रहे हैं एक प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। तो ये जो अभिक्रिया होगी वो कौन सी अभिक्रिया होगी तो ये एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया के ये उदाहरण है। तो हमने जो रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ा था तो इसमें भी आपको ये तो हम जब दो अभिकारक की अभिक्रिया करा के जब हमें एक उत्पाद के रूप में एक प्रोडक्ट प्राप्त होता है जिसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें जब हम धातु के साथ रासायनिक गुणधर्म में देखते हैं तो जब हम धातु प्लस में ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो हमने यहाँ तक देखा। इसके बाद में हम देखते हैं कुछ इसमें इम्पोर्टेंट्स बिंदु है उनके बारे में देखते हैं। तो जैसे सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं। तो हमारा जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं ये क्या करते हैं ये वायु में ने हम रखने पर क्या करते हैं ये
रिएक्शन कर लेते हैं, जिसके कारण क्या हो जाती है, इनमें आग लग जाती है। इसको रोकने के लिए क्या करते हैं हम, इन्हें जो केरोसिन का तेल होता है उनमें इनको डुबो कर रखा जाता है। तो हमें सोडियम और पोटेशियम को वायु में खुला न छोड़ना चाहिए। तो सोडियम को हम कभी देखना आप एक्सपेरिमेंट करके घर पे, तो आप बिल्कुल भी ये मत करना, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो सकता है आपके लिए। आप कभी भी सोडियम लेना, देन उसको जो खुला तालाब होता है या पोखर होता है उसमें उनके टुकड़े फेंकना, तो उसमें आपको आवाज़ होगा कि वो जैसे ही आप जल में फेंकेंगे तो वहाँ पर एक तरह से विस्फोट होगा। तो ये क्या करता है, सोडियम और पोटेशियम को हमें आग से या आकस्मिक ये आग पकड़ लेते हैं, तो इनको रोकने के लिए क्या करते हैं हम, केरोसिन के तेल में इनको डुबो कर रखा जाता है। देन इसके बाद में देखते हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और जो लेड होता है हमारा सीसा, वायु के साथ ये धीरे धीरे अभिक्रिया करके ये धातु पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। तो हमारे जो